नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत ने चीन को वापस जाने पर कर दिया मजबूर और अब हम हर चुनौती से निपटने में है सक्षम। ये बड़ा बयान दिया है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हिमगिरी युद्धपोत चखाएगा दुश्मनों को मजा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने की है इसकी लॉन्चिंग। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जंग के लिए भारत के पास अब 15 दिन का गोला बारूद। राजनाथ सिंह बोले कि वायरस जवानों को ड्यूटी से रोक नहीं सकता। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भारत ने चीन को वापस जाने पर मजबूर किया, हम अब हर चुनौती से निपटने में सक्षम। राजनाथ। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सशस्त्र बलों ने चीनी सेना का पूरी बहादुरी के साथ सामना किया और उन्हें वापस जाने को मजबूर किया। उन्होंने कहा कि शक्ति प्रदर्शन की चीन की दुस्साहसिक प्रवृत्ति से पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता का माहौल बन गया। उद्योग चैम्बर फिक्की की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि हिमालय की हमारी सीमाओं पर बिना किसी उकसावे के आक्रामकता दिखाती है कि दुनिया कैसे बदल रही है, मौजूदा समझौतों को कैसे चुनौती दी जा रही है। उन्होंने कहा और इस पृष्ठभूमि में क्षेत्र और दुनिया का भविष्य कितना अनिश्चित हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सशस्त्र बल की भारी तैनाती है। उन्होंने कहा हमारे हिमालयी क्षेत्र में अकारण आक्रामकता से पता चलता है कि दुनिया किस तरह बदल रही है, किस तरह समझौते तार तार हो रहे हैं, किस तरह न सिर्फ हिमालय बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसी पृष्ठभूमि में क्षेत्रीय का भविष्य कितना अनिश्चित हो गया है। सिंह ने कहा हिमालय की हमारी सीमाओं पर बिना किसी उकसावे आक्रामकता दिखाती है कि दुनिया कैसे बदल रही है, मौजूदा समझौतों को कैसे चुनौती दी जा रही है। केवल हिमालय में नहीं बल्कि हिंद प्रशांत में भी आक्रामकता दिखाई जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हिमगिरी युद्धपोत चखाएगा दुश्मनों को मजा, सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने की लॉन्चिंग। जी हां दोस्तों, पिछले 8 महीनों से पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे गंभीर सैन्य तनाव के बीच देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का बड़ा बयान सामने आया है। जनरल रावत ने कहा कि एलएसी पर चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए सेना पूरी तरह हर प्रकार से रेडी है। जनरल बिपिन रावत ने सोमवार को कोलकाता में नेवी के हिमगिरी युद्धपोत के समुद्र में लॉन्चिंग कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच हम अपनी रक्षा तैयारियों को बरकरार रखने और रक्षा उत्पादन के लक्ष्यों को पूरा करने में कामयाब रहे हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हम लद्दाख में चीन के साथ पिछले कई महीने से स्टैंड ऑफ की हालत में हैं। चीन अपने तिब्बत वाले क्षेत्र में कई गतिविधियां कर रहा है, लेकिन हम उससे परेशान नहीं हैं। हम हर तरह के हालात के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं। देश की धरती, जल और आकाश की रक्षा करने में तीनों सेनाएं पूरी तरह सक्षम हैं। सीडीएस रावत ने कहा कि वर्ष 2017 में भी डोकलाम में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। हमें उम्मीद है कि इस बार भी स्थिति एक बिंदु से ज्यादा खराब नहीं होगी। पीएलए हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जंग को भारत के पास अब 15 दिन का गोला बारूद। राजनाथ बोले वायरस जवानों को ड्यूटी से रोक नहीं सकता। जी हां दोस्तों, भारतीय सुरक्षा बल अब भीषण जंग के लिए 15 दिन का गोला बारूद रख सकेंगे। चीन और पाकिस्तान के साथ दोनों मोर्चों पर तनातनी के माहौल के बीच भारत की ओर से सैन्य तैयारी संबंधी यह कदम उठाया गया है। सूत्रों के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि सेना इन दोनों फ्रंट्स लड़ाई के मद्देनजर बीते कुछ वक्त से तैयारी कर रही थी, पर अब इस पर बढ़िया तरीके से तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि इससे पहले तक घनघोर युद्ध के लिए सेना को 10 दिन का गोला बारूद रखने को मंजूरी थी। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि सुरक्षा बलों के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए के हथियार और साजो सामान भारत और विदेश से खरीदे जा सकते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई को सरकारी सूत्रों ने बताया दुश्मनों के साथ 15 दिवसीय घनघोर जंग लड़ने के लिए भंडार रखने के प्राधिकरण के तहत अब कई हथियार प्रणाली और गोला बारूद का अधिग्रहण किया जा रहा है। स्टॉक अब 10 के स्तर के बजाय 15 स्तर पर होगा। उधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को सशस्त्र बलों की सराहना की। कहा कि जब दुनिया कोरोना से लड़ रही थी तब भारतीय सशस्त्र बल हमारी सीमाओं की बहादुरी से रक्षा कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कोई वायरस हमारे सशस्त्र बलों को उनकी ड्यूटी करने से नहीं रोक सकता। हिमालय की सीमाओं पर आक्रामकता की स्थिति पर वह बोले हिमालय की हमारी सीमाओं पर बिना किसी उकसावे के आक्रामकता दिखाती है कि दुनिया कैसे बदल रही है, मौजूदा समझौतों को कैसे चुनौती दी जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब चीन को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में है पीएम मोदी, जानिए कैसे। जी हां दोस्तों, भारत ने मोबाइल निर्माण में चीन को पीछे छोड़ने का प्लान बना लिया है।
दूरसंचार और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा है कि भारत ने पीएलआई योजना के जरिए ग्लोबल कंपनियों को आकर्षित करने के साथ ही मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़ने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि सरकार दूसरे क्षेत्रों में पीएलआई योजना के विस्तार से भारत को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनाना चाहती है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फिक्की के 93वें वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, साल 2014 में जब हम सत्ता में आए थे तो भारत में मोबाइल निर्माण की केवल 2 फैक्ट्रियां थी। अब देश में 260 से ज्यादा मोबाइल निर्माण फैक्ट्रियां हैं। अब भारत मोबाइल फोन का निर्माण करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। उन्होंने कहा कि अब भारत के अगले लक्ष्य के बारे में बता रहा हूं। भारत का अगला लक्ष्य मोबाइल निर्माण में चीन को पीछे छोड़ना है। इसे मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। लिवरेजिंग आईसीटी फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल इन पोस्ट कोविड-19 शीर्षक से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कानून मंत्री ने कहा कि पिछले 5.5 वर्षों में सैकड़ों सरकारी योजनाओं के जरिए करीब 13 लाख करोड़ रुपए गरीबों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत को वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए पीएलआई योजना को लाया गया है। उन्होंने कहा कि पीएलआई का मकसद विश्व स्तरीय कंपनियों को भारत में लाना और भारतीय कंपनियों को विश्व स्तरीय बनाना है। सरकार द्वारा शुरू की गई पीएलआई योजना के तहत पात्र कंपनियों को 48,000 करोड़ रुपए तक का प्रोत्साहन मिल सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हैदराबाद, राजस्थान के बाद अब गोवा में भी लहराएगा भगवा। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने बनाई बढ़त। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद, राजस्थान में हुए चुनावों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद गोवा के जिला पंचायत चुनाव में भी बढ़त बना ली है। गोवा में पंचायत चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य भर के 15 केंद्रों पर मतगणना जारी है। शनिवार को 48 निर्वाचन क्षेत्रों में जिला पंचायत चुनाव हुए थे। राज्य में मतदान में 56.82% मतदान हुआ था। गोवा राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार उत्तरी गोवा जिले में 58.43% और दक्षिण गोवा जिले में 55% मतदान हुआ। बीजेपी ने मतगणना के शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाई है। पार्टी ने 21 सीटों में से 13 पर जीत दर्ज की है, जिसे अब तक कांग्रेस ने 2 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर छोड़ दिया है, जबकि निर्दलीय 5 सीटें हासिल की हैं और 1 सीट महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को मिली है। पार्टी अन्य 6 सीटों पर भी आगे चल रही है, जिसके लिए मतगणना शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी को अपना खाता खोलना बाकी है। 4 लाख से अधिक मतदाताओं, जिनमें 2,27,916 पुरुष और 2,21,972 महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लगभग 8 लाख लोग, 85,222 पुरुष और 4,06,592 महिलाएं वोट देने के योग्य थे। इन चुनावों में 200 उम्मीदवारों का फैसला होना है। इस वर्ष मार्च में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से तटीय राज्य में जिला पंचायत चुनाव पहले बड़े चुनाव थे। गौरतलब है कि मार्च में होने वाले चुनावों को लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दिया गया था और 12 दिसंबर को आयोजित किया गया था, लेकिन महामारी के डर से काफी कम वोटिंग देखने को मिली। भाजपा आगे चल रही है, लेकिन उसने कई महत्वपूर्ण सीटें खो दी है। 2015 में जिला पंचायत चुनावों के नतीजों की तुलना में इस बार भाजपा के खाते में सुधार दिख सकता है। तब कांग्रेस और आकांपा सहित विपक्षी दलों ने हिस्सा लेने की जगह अपने उम्मीदवारों को निर्दलीय के रूप में मैदान में उतारा था। 2015 में भाजपा ने 18, निर्दलीय ने 50 में से 25 सीटें, एमजीपी ने तब भाजपा के साथ गठबंधन में 5 सीटें जीती थीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तानी सेना ने दागे मोर्टार और तोप के गोले। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में कई चौकियां तबाह। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जारी जिला विकास परिषद चुनाव में खलल डालने के लिए पाकिस्तानी सेना पुंछ और कठुआ में लगातार गोलाबारी कर मोर्टार दाग रही है। दूसरे दिन रविवार को भी पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के देगावर सेक्टर में गोलाबारी के साथ मोर्टार और तोप के गोले दागे। भारतीय सेना की ओर से जवाबी कार्रवाई में पाक सेना की कई चौकियों को नुकसान पहुंचा है। गोलाबारी की चपेट में कई रिहायशी इलाके आए, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। दोनों तरफ से देर शाम तक लगातार गोलाबारी जारी थी। इससे पूर्व शनिवार को भी पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ के बालाकोट सेक्टर में गोलाबारी की थी। जानकारी के अनुसार रविवार शाम करीब 5:40 पर पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ जिले के देगवार सेक्टर में भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों पर छोटे हथियारों से गोलाबारी के साथ मोर्टार दागने शुरू कर दिए। सतर्क भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिसमें पाक सेना की कई चौकियों को नुकसान पहुंचा है। इस पर बौखलाई पाक सेना ने मोर्टार के साथ तोप के गोले दागने शुरू कर दिए, जो पुंछ जिला मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर नाले में गिरे। गोलाबारी से नियंत्रण रेखा पर डर का माहौल बन गया और लोग रोजमर्रा का कार्य छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने लिया है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में चीन को पीछे छोड़ने का संकल्प। रविशंकर प्रसाद।
जी हां दोस्तों, दूरसंचार और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि भारत ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के जरिए वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के साथ ही मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़ने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि सरकार दूसरे क्षेत्रों में पीएलआई योजना के विस्तार से भारत को इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का विनिर्माण केंद्र बनाना चाहती है। प्रसाद ने उद्योग संघ फिक्की के वार्षिक अधिवेशन में कहा, हम चाहते थे कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बने। अब मैं भारत को चीन से आगे बढ़ाने पर जोर दे रहा हूं। यह मेरा लक्ष्य है और मैं इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित कर रहा हूं। भारत 2017 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण देश बन गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति 2019 में 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ाकर 26 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर जोर दिया गया है। इनमें से 13 लाख करोड़ रुपए मोबाइल विनिर्माण खंड से आने की उम्मीद है। प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत को वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए पीएलआई योजना को लाया गया है। उन्होंने कहा कि पीएलआई का मकसद विश्व स्तरीय कंपनियों को भारत में लाना और भारतीय कंपनियों को विश्व स्तरीय बनाना है। सरकार द्वारा शुरू की गई पीएलआई योजना के तहत पात्र कंपनियों को 48,000 करोड़ रुपए तक का प्रोत्साहन मिल सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, राज्य साथ दे या नहीं, केंद्र अपने दम पर सीएए लागू करेगा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले हुए हमले के दौरान घायल हुए बंगाल बीजेपी के प्रभारी और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सीएए लागू करने के लिए स्टेट की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार सक्षम है। अगर स्टेट सहयोग देगा तो भी लागू करेंगे और नहीं देगा तो भी लागू करेंगे। इन दिनों कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल में है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने उन्हें बंगाल का प्रभारी बनाकर भेजा है। गौरतलब है कि असम में शनिवार को नागरिक समाज संगठन की ओर से गुवाहाटी में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सीएए पर बयान आया। उन्होंने कहा कि कोई राज्य सहयोग करे या न करे, वे कानून लागू करेंगे। विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल में सीएए लागू करने को लेकर मीडिया से अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सीएए लागू करने के लिए राज्य की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार स्वयं सक्षम है। अगर कोई राज्य सहयोग देगा तो भी इसे लागू करेंगे और नहीं देगा तो भी इसे लागू करेंगे। बीते साल 11 दिसंबर को ही असम में सीएए के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। वहां 1 वर्ष पूरा होने पर शुक्रवार को कई छात्र संगठनों और अन्य संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में अखिल असम छात्र संघ, उत्तर पूर्व छात्र संगठन, कृषक मुक्ति संग्राम समिति और असम जातीयवादी युवा छात्र परिषद सहित कई संगठन शामिल थे। इन सभी संगठनों ने सीएए के खिलाफ असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर इसे निरस्त करने की मांग फिर उठाई है। सीएए की पहली वर्षगांठ को नेसो द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में ब्लैक डे के रूप में मनाया गया। क्षेत्र के छात्र संगठनों ने मोदी सरकार को चेतावनी दी कि इस कानून के खिलाफ पूरा पूर्वोत्तर एकजुट है और इन राज्यों में सीएए लागू करने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने सीएए के खिलाफ काले झंडे दिखाए और नारेबाजी करते हुए इसे निरस्त करने की मांग की। उन्होंने इसे असंवैधानिक, सांप्रदायिक और पूर्वोत्तर विरोधी करार दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को हराने के लिए भारतीय सैनिक पहनेंगे नकली स्किन, अदृश्य होकर करेंगे जंग। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन और भारत लगभग 8 महीनों से आमने सामने हैं। चीन ने अपनी विस्तारवादी प्रवृत्ति दिखाते हुए अतिक्रमण करने की कोशिश तो की, लेकिन भारत की जाबाजी के सामने टिक नहीं सका। अब चीन तकनीक के जरिए अपने सैनिकों को मजबूत रखने की फिराक में है, लेकिन भारत भी कम नहीं। हो सकता है कि जल्द ही भारतीय सैनिक ऐसे कपड़े पहन सकें कि वे दिखाई ना दें। ये किसी साइंस फिक्शन की बात नहीं हो रही, बल्कि ऐसा सचमुच हो सकता है। दक्षिण कोरिया ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। उन्होंने हाल ही में ऐसी क्लॉकिंग स्किन तैयार की है जिसे पहनने के बाद सैनिक या कोई भी अपने आसपास के वातावरण में ऐसा घुल मिल जाए कि दिखाई ना दे। वहां के वैज्ञानिकों की ये कोशिश वैज्ञानिक जर्नल एडवांस फंक्शनल मटेरियल्स में छपी है। ये कोई ऐसी वैसे स्किन या कपड़े नहीं होंगे, बल्कि पूरी तरह से अत्याधुनिक होंगे। ये थर्मल कंट्रोल्ड होंगे और कुछ इस तरह से तैयार होंगे कि सैनिक इसे पहनने के बाद थर्मल इमेजिंग कैमरा को भी देख सके। इससे सैनिकों का पकड़ाई में आना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि वे ही उल्टे दुश्मन सेना में सेंध लगा सकेंगे। साथ ही ये काफी फ्लेक्सिबल भी होंगे ताकि सब पर फिट आ सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के अनशन के बीच अमित शाह के घर अहम बैठक, कृषि मंत्री तोमर भी मौजूद। जी हां दोस्तों, कृषि सुधार कानून के विरोध कर रहे किसानों ने आज अपना आंदोलन तेज कर दिया है। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए वह भूख हड़ताल पर चले गए हैं। किसानों को मनाने की लगातार कोशिश कर रही सरकार ने एक बार फिर अहम बैठक बुलाई है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जारी बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा, गृह सचिव अजय भल्ला मौजूद हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को विपक्षी दलों पर नए कृषि कानूनों के बारे में दुष्प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा
कि इन कानूनों से कुछ समय के लिए परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन लंबे समय में ये किसानों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। गतिरोध खत्म करने के लिए 40 प्रदर्शनकारी किसान संघों के साथ चल रही वार्ता का नेतृत्व कर रहे तोमर ने कहा था कि जब जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिया तब सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा। इसी तरह नागरिकता कानून में संशोधन और राम मंदिर के मुद्दे पर भी विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि जब कृषि सुधार लाए गए तो उस पर भी विरोध हुआ। कुछ लोग केवल विरोध करके देश को कमजोर करना चाहते हैं, यह उनकी आदत बन गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरहद पर तनाव के बीच भारत सरकार ने तीनों सेनाओं को दी बड़ी छूट। चीन और पाकिस्तान के छूटने लगे पसीने। जी हां दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ पिछले 6 महीने से जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सुरक्षा बलों ने गंभीर युद्ध के हालात में हथियारों और गोला बारूद का भंडार बढ़ाने का फैसला किया है। अब 15 दिनों का गोला बारूद इकट्ठा करने का फैसला किया गया है। भारत सरकार ने जंग के हिसाब से तीनों सेनाओं को 15 दिन का गोला बारूद और हथियार जमा करने की छूट दे दी है। अब तक सेनाएं 10 दिन की जंग के हिसाब से हथियार जुटाती थी। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने बड़ा कदम LAC पर चीन से चल रहे तनाव और LOC पर पाकिस्तान की ओर से लगातार की जा रही उकसावे की कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए उठाया है। चीन के साथ लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को हालात देखते हुए भारत सरकार के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। सरकार के इस फैसले से सेना अपनी जरूरत के मुताबिक चीजों का स्टॉक और इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल कर सकेगी। देश के अलावा विदेश से भी 50,000 करोड़ के हथियार खरीदने की योजना है। इस नए अधिकार और आपातकालीन खरीद की शक्तियों का इस्तेमाल कर सेना अगले कुछ महीनों में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च करने वाली है। देसी और विदेशी स्रोतों से विभिन्न तरह के रक्षा उपकरण और गोला बारूद खरीदे जाएंगे। सरकार का यह कदम चीन और पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट वॉर की संभावनाओं को देखते हुए तैयारी पुख्ता करने की दिशा में देखा जा रहा है। सुरक्षा बलों ने गंभीर युद्ध के हालात में हथियारों और गोला बारूद का भंडार बढ़ाने का फैसला किया है। अब 15 दिनों का गोला बारूद इकट्ठा करने का फैसला किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पुंछ में बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर किए, एक को जिंदा पकड़ा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर के एक एनकाउंटर में एक जिंदा आतंकी पकड़ा है, जबकि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। ये दोनों आतंकी पाकिस्तान के थे, जबकि इन आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। भारी बर्फबारी के बीच चौकन्ने हिंदुस्तान सैनिकों ने इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में DDC चुनाव चल रहे हैं। चुनाव को ही नुकसान पहुंचाने के इरादे यह आतंकी सीमा पार से भारत में दाखिल हुए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख सीमा पर गतिरोध के बीच चीन और पाकिस्तान की वायुसेनाओं ने किया संयुक्त अभ्यास। जी हां दोस्तों, लद्दाख सीमा पर जारी गतिरोध के बीच चीन और पाकिस्तान की वायुसेनाएं भारतीय सीमा से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर सिंध में संयुक्त अभ्यास कर रही है। इसे भारतीय नौसेना की सहभागिता वाले भारत प्रशांत क्वाड अभ्यास का जवाब माना जा रहा है। एक सप्ताह पहले ही चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगही ने पाकिस्तान के दौरे में सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया था। शाहीन या फॉल्कन IX नामक यह संयुक्त अभ्यास कराची के निकट हाल ही में ऑपरेशनल हुए भोलारी एयरबेस पर चल रही है। 9 दिसंबर से शुरू हुआ यह अभ्यास इस महीने के अंत तक चलेगा। इस अभ्यास के लिए चीन ने 4थी पीढ़ी के विमान शेनयांग J-11 तथा चेंगदू J-10 मल्टी रोल जेट भेजे हैं, जबकि पाकिस्तान ने तीसरी पीढ़ी के मिश्रित विमानों चीन निर्मित चेंगदू F-7 इंटरसेप्टर, फ्रांसीसी दासो मिराज 5 तथा चीन और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित नए मल्टी रोल JF-17 थंडर को उतारा है। F-16 जैसा कोई भी अमेरिकी विमान इसके लिए तैनात नहीं किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हम भारत के साथ हैं, चीन के नहीं। पुतिन से जिनपिंग को एक और करारा झटका। जी हां दोस्तों, खराब आर्थिक हालात के कारण चीन अपने महत्वाकांक्षी BRI प्रोजेक्ट की फंडिंग जारी रखने में अब नाकाम साबित हो रहा है। मीडिया आपको यह बता चुके हैं कि कैसे अब चीन का सारा ध्यान बाहरी बाजार से हटकर अपने घरेलू बाजार पर केंद्रित हो चुका है और वह अपनी डुअल सर्कुलेशन नीति के तहत घरेलू मांग को बढ़ाने पर ही जोर दे रहा है। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब मौके पर चौका लगाते हुए मध्य एशिया में BRI के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए अपने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को आगे बढ़ाने का अवसर ढूंढा है। पुतिन ने कहा कि अगर क्षेत्र में BRI को आगे बढ़ाना है तो उसे EAEU के साथ ही जोड़ना होगा। इसके साथ ही पुतिन ने EAEU में भारत की भागीदारी पर भी जोर दिया है। साफ है कि रूस अब EAEU के जरिए भारत के साथ मिलकर मध्य एशियाई देशों में BRI के प्रभुत्व को समाप्त करना चाहता है। बता दें कि BRI के शुरू होने के करीब 2 सालों के बाद वर्ष 2015 में रूस के नेतृत्व में EAEU की स्थापना की गई थी और इसका मकसद मध्य एशियाई देशों और रूस के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देना
देना था। आज रूस के अलावा आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान इसके सदस्य हैं, जबकि मोल्डोवा, क्यूबा और उज्बेकिस्तान इसके ऑब्जर्वर मेंबर हैं। हाल ही में संपन्न हुई यूरेशियन इकोनॉमिक काउंसिल की एक बैठक में पुतिन ने भारत को भी इसमें निमंत्रण देने की बात कही है। अगर भारत इस अहम समूह का सदस्य बनता है तो वह मध्य एशियाई देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाने का अच्छा अवसर ढूंढ सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जनवरी से भारत में शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन, अक्टूबर तक सभी को मिल सकती है डोज। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत अगले साल जनवरी से हो सकती है और अक्टूबर तक सभी देशवासियों को वैक्सीन की खुराक मिल सकती है। यह दावा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला का। उनका कहना है कि उनकी कंपनी को इस महीने के अंत तक वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अक्टूबर 2021 तक भारत में सभी का टीकाकरण हो जाएगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।